So in the previous class we were discussed about the system of non-homogeneous system of equation as well as homogeneous system of equation in two unknown as well as three unknowns, and we have discussed for three unknowns or for two unknowns for non-homogeneous system there is a condition of unique solution, infinitely many solutions and no solution. In case of unique solution, value of the determinant is not equals to 0, whatever may be the values of determinant x, determinant y, determinant z. So determinant not equals to 0, that's a condition for unique solution. That means a single value of x, y, z would be there. Infinitely many solutions के केस में determinant is coming as 0 as well as determinant x, determinant y, determinant z is also coming as 0. तो सारे determinant 0 हो जाते हैं. You are going to say that's a condition for infinitely many solutions. And in case of no solution, determinant is equals to 0, but at least one of the three, determinant x, determinant y, determinant z is non-zero. इन तीनों में से एक भी अगर नॉन जीरो आता है तो हम नो सॉल्यूशन की बात करते हैं. इन केस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो ही बातें होती हैं, क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में डिटर्मिनेंट x, डिटर्मिनेंट y, डिटर्मिनेंट z तो कंपलसरी जीरो होते हैं, क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ऑल द कांस्टेंट्स आर इक्वल्स टू जीरो. सो दो ही बातें होती हैं, वेदर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो और जीरो. अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो उस केस में देयर इज अ सिंगल सॉल्यूशन देयर which is x equals to 0, y equals to 0, z equals to 0, which is known to be a trivial solution. और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जीरो आती है उस केस में दैट्स अ केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, लेकिन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में उसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहा जाता है. फिलहाल ये सवाल आपको दिया है, दैट्स अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, EEE 2010 में पूछा गया. सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज बीन रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, और आपसे पूछा गया है जो ऑप्शंस हैं वो ये है कि यूनिक सॉल्यूशन है या एग्जैक्टली थ्री सॉल्यूशंस हैं या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं. देखिएगा क्या किया आपने. अगर हम यहाँ पर प्रॉपर अप्रोच से काम करते हैं डिटर्मिनेंट के थ्रू, क्योंकि हमने अभी डिस्कशन कर रहे हैं हम यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, फर्दर विल बी डिस्कसिंग यूजिंग मैट्रिसेस आल्सो, बट कंसेप्ट विल रिमेन सेम. तो डिटर्मिनेंट अगर आप देखते हैं, हैव यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 2 3 2 3 5 and 1 1 2. वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन तो वैसा कर लें, और डायरेक्ट होता है तो डायरेक्ट एक्सपेंशन से करें. डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आती है तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि यूनिक सोल्यूशन वाली पोजीशन नहीं है ये, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे. इफ आई कैलकुलेट डिटर्मिनेंट x इज गोइंग टू बी 3 3 1 2 3 5 and 1 1 2, है ना. 3 3 1 2 3 5 and 1 1 2. Have you calculated that value? If it is coming equals to 5, आप वहीं पे बात खत्म कर दीजिएगा. आगे डिटर्मिनेंट y, डिटर्मिनेंट z कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है. डिटर्मिनेंट इज कमिंग एज 0, बट इफ एनी वन ऑफ द थ्री, determinant x, determinant y, determinant z is coming non-zero, that's a condition of no solution. वहीं पे हम बात खत्म कर देंगे. We are not going to look for determinant x, determinant y, determinant z क्या होगा. determinant x अगर non-zero आ रहा है, it's coming as non-zero. अगर ये non-zero, ये zero आता तो then we'll be checking for the determinant y, determinant z, तब हम उस केस में चेक करते हैं. लेकिन यहाँ तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है. ठीक है, that's a condition of no solution. लेकिन एक छोटी सी बात और समझाता हूँ. देखो ये तो ठीक है, प्रॉपर अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं. इन तीनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो. कई बार ऑब्जर्वेशन से भी काम बड़े अच्छे ढंग से हो जाता है. कैसे, देखिएगा. ये थ्री इक्वेशंस आर देयर. इन तीनों इक्वेशंस में अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के केस में आप इतना जरूर देख पा रहे होंगे x1 के कोएफिशिएंट, x2 के कोएफिशिएंट और x3 के कोएफिशिएंट्स को अगर आप जस्ट ऑब्जर्व कर लें तो 1 + 2 अगर आप देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आप इक्वेट ऐड कर दें तो इट विल बी 3x1 + 5x2 + 2x3, दैट विल बी इक्वल्स टू 6. फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट नॉट इक्वेटिंग, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, you are getting 3x1 + 5x2 + 2x3 equals to 6.
और जो थर्ड इक्वेशन आपके सामने है 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 1, आप देखते ही बात खत्म कर दोगे। इनफैक्ट ये दो पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशंस हैं। आप समझ सकते हैं कि 3x1 प्लस 5x2 इज बिकमिंग 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 इज कमिंग एज 1, और यहाँ पे 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 इज कमिंग एज 6। हाउ इट कैन बी पॉसिबल देन? x1 x2 x3 की ऐसी कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है जो एक बार 1 देगा और एक बार 6 देगा? इनफैक्ट ये दो पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशन है। अभी आप 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ेंगे, टू पैरेलल प्लेन्स को अगर आप देखोगे, ये दो पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशन है, और दो पैरेलल प्लेन्स है तो दो पैरेलल प्लेन्स कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इफ टू पैरेलल प्लेन्स आर देयर, दोज आर नेवर गोइंग टू इंटरसेक्ट। ये दो पैरेलल प्लेन्स, अब ये दो पैरेलल प्लेन्स हैं तो ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं। सो वी कैन नॉट टॉक अबाउट एनी सॉल्यूशन दैट्स, जैसे हमने दो अननोन्स में पैरेलल लाइंस के बारे में बात की थी, पैरेलल लाइंस आर देयर तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, एज वेल एज कोइंसिडेंट लाइंस नहीं। पैरेलल लाइंस हैं तो नो सॉल्यूशन की बात होती है। ठीक वैसे ये दो पैरेलल प्लेन्स होंगे, दो पैरेलल प्लेन्स होंगे तो इंटरसेक्ट नहीं करने वाले कहीं। आप सीधे सीधे नो सॉल्यूशन लिख के आ जाओगे विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ एनी डिटर्मिनेंट। व्हाई शुड यू थिंक अबाउट दिस? अगर डायरेक्टली आपको ऑब्जर्वेशन से ही काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? बाय ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ इफ यू आर एबल टू सॉल्व तो आप कर दो ना, कौन दिक्कत कर रहा है आपको? 4 ऑप्शंस आर देयर, आप तो डायरेक्टली चेक करो ना। यूजिंग डिटर्मिनेंट, यूजिंग मैट्रिसेस, व्हाटएवर आप अपने दिमाग का यूज करते हुए काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और बेस्ट अप्रोच है डायरेक्टली आपने दोनों को ऐड किया और यू आर गेटिंग द टू पैरेलल प्लेन्स, तो नो सॉल्यूशन लिखो, खत्म करो। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, सब्जेक्टिव एग्जाम में तो वैसे भी क्लास 12 जो अगर आप लोग क्रेमर्स रूल की बात करें तो डिटर्मिनेंट्स के थ्रू तो वैसे भी आपको सॉल्व नहीं करना रहेगा। देन यू विल हैव टू सॉल्व थ्रू मैट्रिसेस ओनली, एंड इन केस ऑफ एमपी बोर्ड इट इज नॉट देयर इन एमपी बोर्ड बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर इन क्लास 11th। हाँ, कोई दूसरा स्टेट बोर्ड होगा तो उसके लिए फिर देखने वाली बात है। नाउ द क्वेश्चन इज, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू the system of equation, which is a non-homogeneous system of equation, is having a unique solution, infinitely many solutions and no solutions. For what values of p and q? p और q की किन वैल्यूज के लिए जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस है और नो सॉल्यूशंस है। देखिएगा, सबसे पहली बात डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये तीनों बातें पूछी गई है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस एज वेल एज नो सॉल्यूशन। तो डिटर्मिनेंट देखें अगर आप 2 1 1 p2 1 6q 3, दैट इज द डिटर्मिनेंट। ठीक, इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो तय बात है, डिटर्मिनेंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर कर दीजिए जरा डिटर्मिनेंट सॉल्व। आप चाहें तो एक आध 0 बना लें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, आप डायरेक्ट भी आप एक्सपेंशन लगा के सॉल्व कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। बिकॉज नाउ यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ द व्हाट आर द रो ऑपरेशन, व्हाट आर द कॉलम ऑपरेशन एंड हाउ टू अप्लाई दैट, कैसे अप्लाई करना भी सब कुछ जानते हैं आप, है ना। C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 और R2 माइनस 2R2 क्या होता है, R2 माइनस 2R3 क्या होता है, सब जानते हैं आप। हाँ, फैक्टराइज कर रहे हैं आप एक्चुअल में उसको। आपने जो रिजल्ट आया, डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व किया, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे यू आर गेटिंग p माइनस 2 इंटू q माइनस 3। इनफैक्ट यस, दैट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आपने सॉल्व करी है, यू विल बी गेटिंग, और उसको फैक्टराइजेशन कर लिया, एक स्टेप आगे का काम इन्होंने किया और वही किया कि इसको फैक्टराइज कर लिया। यू आर गेटिंग, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, p माइनस 2 इंटू q माइनस 3। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिक सॉल्यूशन, दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तय बात है, p मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2, p की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होना चाहिए और q की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। बिकॉज इन बोथ द केसेस इफ p बिकम्स 2, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स 0, जो कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए नहीं रिक्वायर्ड है। और अगर q की वैल्यू 3 होती है, उस केस में भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है हमें।
ये तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे, यू कैन अप्लाई द एक्सपेंशन ऑल्सो, इसमें दिक्कत नहीं है। तो एज फार एज यूनिक सोल्यूशन इज कंसर्न आगे तक की बात ही नहीं, डिटर्मिनेंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, वहीं पे बात खत्म हो जाती है। अगर आपको लगता है सर इसको रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन से सर थोड़ा सा और बता दीजिए, क्योंकि मैं इसलिए बताते जाता हूं ताकि आपकी स्ट्रेंथ रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन में बने। बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स की अगर बात करें तो बोर्ड एग्जाम में एक डिटर्मिनेंट्स के ऊपर सवाल आता ही है, और जिसको आपको रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन से ही बनाना होता है। जैसे यहां पर अगर मुझे 2 0 बनाने की बात आती है, देखो मैं कैसे ट्राई करूंगा अगर मुझे बनाना है, क्योंकि केवल आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं। फिलहाल तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंशन लिख सकता हूं, देखिएगा दिस इज 2 1 1 देयर। ये मैंने आपको बार बार समझा चुका हूं कि इफ यू आर अप्लाइंग द रो ऑपरेशन प्लीज राइट द रो ऑपरेशंस देन, और अगर कॉलम लगा रहे हैं तो कॉलम लिखिएगा, और कॉलम में रो लिखोगे और रो में कॉलम लिखोगे तो वो गलत है। सो फाइन, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे एक रो की हेल्प लेते हुए, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं R3 को एज इट इज रखते हुए, while keeping the elements of R3 unchanged, I am going to solve the R1 as well as R2। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं R1 minus 2 R3 and R2 minus R3। सीधी सी बात है, 2 0 चाहिए थे मुझे, बहुत ज्यादा नहीं सोचने का ना। 2p6 जो भी होगा, ये दिस इज 2 और मुझे 0 बनाना है, तो टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस 1 1 3, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, 0 बनेगा, और डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट किया 1 minus 1 दैट विल बिकम 0। तो मैंने आपसे डायरेक्ट रिजल्ट कहा और आपने कर दिया, अच्छी बात है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दैट विल बिकम 2 से मल्टीप्लाई किया, रो नंबर 3 के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया, दैट विल बी p minus 2। अच्छा ओके, 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया, इट इज बिकमिंग 0। तो एक ही बार में काम हो गया, इनफैक्ट मैंने ज़्यादा सोच लिया था यहाँ पर, तो डायरेक्टली एक ही ऑपरेशन में रो नंबर 1 के एलिमेंट्स में 2 0 बन गए। ठीक है, तब भी एक्सपेंशन लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छी बात है। एंड R2 minus R3 दैट विल बिकम 0 1 एंड Q minus 3 फाइन, एंड 1 1 3, अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन के केस में डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, बात यहीं पे खत्म हो जाती है। Now when we talk about infinitely many solutions as well as no solution, in that case we'll have to discuss about determinant x, determinant y, determinant z, and for in case of infinitely many or unique no solution, determinant must be equals to 0। और determinant कब 0 हो रहा है, तो determinant is becoming 0 p equals to 2 या फिर q equals to 3। determinant की वैल्यू कब 0 हो रही है, तो determinant की वैल्यू 0 बन रही है, या तो p2 हो या q3 हो, दोनों केसेस में determinant की वैल्यू 0 बन जाने वाली है। बट यहां पर डेफिनेटली मुझे चेक करना पड़ेगा अबाउट डिटर्मिनेंट x, डिटर्मिनेंट y, डिटर्मिनेंट z के बारे में। देखिएगा डिटर्मिनेंट x, व्हेन आई राइट डिटर्मिनेंट x 854 p21 6q3, that is determinant x। 2 1 1 854 and 6q3, right, that is determinant y। बहुत कंफर्टेबल है अब तो अपन, यह होना चाहिए ऐसा माना जा सकता है। डिटर्मिनेंट z 2 1 1 p21 and 854, तीनों लिख दिए हमने, डिटर्मिनेंट x, डिटर्मिनेंट y, डिटर्मिनेंट, क्योंकि मुझे यहाँ पे सारी बातें डिस्कस करना है, सारी मतलब आई हैव टू डिस्कस अबाउट द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एज वेल एज नो सॉल्यूशन बोथ। देखें जरा, अब 2 केसेस हैं मेरे सामने। डिटर्मिनेंट इज बिकमिंग 0 फॉर p इक्वल्स टू 2 एज वेल एज q इक्वल्स टू 3 बोथ। p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3 हो, दोनों ही केसेस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 बनती है। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तभी आप आगे की बात करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉन 0 तो बात उधर पे खत्म हो जाती है, दैट विल बी ए कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन देन। ठीक, देखिएगा इफ आई टेक, एक एक करके बात करें, इफ p इज इक्वल टू 2, अगर p की वैल्यू 2 है
बाय द वे डिटर्मिनेंट को, तीनों डिटर्मिनेंट्स को अगर आप ऑब्जर्व करें और केवल ऑब्जर्व करें तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन है, अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रिक्ट है टुवर्ड्स द क्वेश्चन, टुवर्ड्स द क्वेश्चन, ये बड़ा जरूरी है, मतलब अदरवाइज ऑब्जर्वेशन तो बहुत जगह स्ट्रिक्ट हो सकता है, मतलब कई लोगों का ऑब्जर्वेशन ही ऑब्जर्वेशन रहता है, वो भी एक अलग बात है, ऑब्जर्व ही करते रहते हैं, वो दूसरे को ही ऑब्जर्व करेंगे या पता नहीं और कुछ ऑब्जर्व करेंगे, जो भी है, लेकिन टुवर्ड्स द क्वेश्चन। सो ये तीन डिटर्मिनेंट्स को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व द डिटर्मिनेंट y, फर्स्ट रो ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज 286, थर्ड रो ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज 143। इफ यू टेक 2 कॉमन आउट ऑफ दैट, रो नंबर 1 से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं, इट इज 143, इट इज 143। एक बात होता है, वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की चाहे जो भी वैल्यू हो, डिटर्मिनेंट y इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0, उसकी वैल्यू तो हर स्थिति में 0 होगी। लिख के बताने की जरूरत तो नहीं है ना। 2 I have taken common from the row number 1 and I am getting row number 1 as well as row number 3 identical, ठीक। So for p equals to 2, now I talk about p equals to 2। जब p equals to 2 देखता हूं मैं, फिर से देखिएगा और बहुत ध्यान से देखें, बोर्ड पे देख लीजिए आप। For p equals to 2, बोले सर q का क्या, अभी q कैन टेक एनी वैल्यू, अभी केवल मैं p equals to 2 पे बात कर रहा हूं और p equals to 2 पर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज कमिंग एज 0, राइट। सो फॉर p equals to 2, for p equals to 2 it is 826, राइट। और रो नंबर 3 को ऑब्जर्व करो, 413। ऑब्जर्वेशन अगर स्ट्रिक्ट है तो 826, if you just take 2 common from the row number 1, you will be getting row number 1 as well as row number 3 identical। कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? बोला नहीं सर अलग से लिख के बताओ सर, p equals to 2, ये p equals to 2, 826, if you take 2 common, row number 1 as well as row number 3 identical and determinant x 0, determinant y is already 0 whatever may be the values of p and q b, and the third one determinant z, if p is equals to 2, मजेदार बात इसमें ये कि मैंने डिटर्मिनेंट x, डिटर्मिनेंट y, डिटर्मिनेंट z को सॉल्व कर ही नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्टली वैल्यू लेके देख रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। नहीं तो आप भिड़ गए उसको सॉल्व करने में तो काफी समय लगेगा उसमें। 228 and it is 114, again if you take 2 common, it is 114, 114, 2 rows are identical, determinant z is coming as 0। what is happening here? यहाँ पे हो रहा है कि डिटर्मिनेंट तो 0 है p equals to 2 के लिए, डिटर्मिनेंट x, डिटर्मिनेंट y, डिटर्मिनेंट z is also becoming 0 for p equals to 2। और ये सारी डिटर्मिनेंट्स अगर 0 के बराबर हो गए तो आप तत्काल कंक्लूड करेंगे, ओके, दैट्स अ कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस of that non-homogeneous system of equation which is given to you। so for p equals to 2, determinant x, determinant y, determinant z is coming as 0 and that is infinitely many। ठीक, बोले सर p equals to 2 की बात तो समझ में आती है। नाउ वी टॉक अबाउट, अच्छा व्हाट अबाउट q, जब p की वैल्यू 2 है, बोले सर q का भी तो बता दो। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए if p is equals to 2, whatever may be the values of q b, हमें कोई दिक्कत नहीं है। p की वैल्यू अगर 2 है तो ये तीनों डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हैं, एज वेल एज डिटर्मिनेंट इज आल्सो इक्वल्स टू 0। सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर p इक्वल्स टू 2 एज वेल एज q कैन टेक एनी रियल वैल्यू। q कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। आ रहा है समझ में? No, no, not necessarily. If p is coming is equals to 2, it is already 0. This factor will become 0, whatever may be the value of q minus 3. q की वैल्यू चाहे जो भी हो, एक भी फैक्टर अगर 0 होगा, मैंने कहा ना डिटर्मिनेंट इज बिकमिंग 0 फॉर p इक्वल्स टू 2 और q इक्वल्स टू 3, तो
Q कैन टेक एनी वैल्यू, बट अगर दोनों में से एक भी अगर जीरो है, दोनों में से मान लीजिए P की वैल्यू 2 है, तब भी डिटर्मिनेंट जीरो होगा, एज वेल एज Q इक्वल्स टू 3 तब भी डिटर्मिनेंट जीरो होगा। आई एम डिस्कसिंग अ केस व्हेन P इक्वल्स टू 2। Q चाहे जो भी वैल्यू ले, ये चारों जीरो हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, दैट विल बी अ केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। नाउ लुक फॉर द सेकंड केस। सेकंड केस से मतलब क्या हुआ कि P की वैल्यू 2 नहीं है। इफ, इधर पे लिख रहा हूं मैं, P इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि P अगर 2 है तब तो बात ही खत्म। P इज नॉट इक्वल टू 2 एंड Q इज इक्वल टू 3। अब देखें जरा क्या होता है। तो एक बात तो कंफर्म है, सुनिएगा ध्यान से, डिटर्मिनेंट तो जीरो बनता है Q की वैल्यू 3 होने पर। Q की वैल्यू 3 होने पर डिटर्मिनेंट तो जीरो बनेगा। अच्छा, एक और पॉइंट ये है कि डिटर्मिनेंट Y तो किसी भी स्थिति में जीरो है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट Y इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, whatever may be the values of P and Q be again. So now the point is about determinant X, determinant Z. दोस्तों, determinant Z को भी अगर आप ऑब्जर्व करते हो, I am talking about a case when Q equals to 3. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो डिटर्मिनेंट Z की अगर मैं बात करता हूं तो डिटर्मिनेंट Z में Q is not there. It is depending on the value of P. और ये जीरो केवल तभी बनेगा जब P2 होगा। P2 तो ले नहीं रहे क्योंकि P2 पे तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि हाँ बात बनती है। तो एक बात तो कंफर्म है कि डिटर्मिनेंट Z इज नॉट गोइंग टू बिकम जीरो देन P इज नॉट इक्वल टू 2। एंड एट द सेम टाइम इवन इफ यू टेक द वैल्यू ऑफ Q इक्वल टू 3 देयर, Q की वैल्यू अगर 3 भी लेते हैं आप यहाँ पर, डिटर्मिनेंट X तो केवल तभी जीरो बनेगा जब P2 हो। बात यहीं पे खत्म हो जाती है। हमने तो कहा एक भी अगर नॉन जीरो आता है, डिटर्मिनेंट X, डिटर्मिनेंट Y, डिटर्मिनेंट Z, तीनों में से एक भी अगर नॉन जीरो आता है, उस केस में दैट्स अ कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन देन। इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा हमने केवल एक डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है, डिटर्मिनेंट, और बाकी डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन वी आर इन अ पोजीशन टू सॉल्व। ये सबसे बड़ी बात है, राइट। अगेन वी टेक अ प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन। अल्फा 1, अल्फा 2 and beta 1, beta 2 are the roots of the two quadratic equations which are given to you as ax square plus bx plus c equals to 0 and px square plus qx plus r equals to 0. So alpha 1, alpha 2 are the roots of that equation. Alpha 1, alpha 2 quadratic equation के रूट्स हैं, as well as beta 1, beta 2 सेकेंड quadratic equation के रूट्स हैं, ठीक है। At the same time a system of equation is given to you as alpha 1 y plus alpha 2 z is equals to 0 and beta 1 y plus beta 2 z is equals to 0, और आपसे कहा गया है this system of equation has a non-trivial solution. And you have to prove that b square by q square is equals to ac by pr. तो देखिएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल टर्म, ये दोनों टर्म होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए होती हैं, सीधी सी बात है। और इन केस ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मस्ट आल्सो बी इक्वल टू 0. डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होना चाहिए। दैट डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट हियर अल्फा, दैट्स अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्लियरली इन टर्म्स ऑफ y and z, दैट इज अल्फा 1 बीटा 1 and alpha 2 beta 2, and that determinant is equals to 0 then, right? So it is nothing but alpha 1 beta 2 minus of alpha 2 beta 1 equals to 0. So a square plus bx plus c equals to 0. Alpha 1 plus alpha 2 can be written as minus of b by a, and alpha 1 alpha 2 can be written as c by a. Beta 1 plus beta 2 can be written as minus of q by p, and beta 1 beta 2 can be written as
आर बाय पी। ठीक, ये सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट से, कुछ खास बात नहीं। एक्चुअल में यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स का जो यूज है, ये जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, दैट इज जस्ट ओनली दैट ये इट्स अ मिक्स्ड ऑफ द टू, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस प्लस क्वाड्रेटिक कर दिया उसने। और मैंने आपको बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे यूजुअली मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, बस डिटर्मिनेंट्स का यही यूज है। अब आपको जो भी काम करना है, यू वांट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर एंड ए बी सी, जो भी है, ठीक है ना। अल्फा 1 बाय अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 1 बाय बीटा 2। शिफ्ट किया इसको राइट हैंड साइड में और अरेंज कर दिया, अल्फा 1 बाय अल्फा 2 इक्वल टू बीटा 1 बाय बीटा 2। सर क्या करें अब, सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल है आपके पास। बहुत साधारण सा काम जो अब आप करना चाहेंगे, और वो ये कि यूजिंग कंपोनेंट डिविडेंडो। it will become alpha 1 plus alpha 2 upon alpha 1 minus alpha 2 is equals to beta 1 plus beta 2 upon beta 1 minus beta 2। ठीक है, so alpha 1 plus alpha 2 upon alpha 1 minus C and D अप्लाई किया। The reason is about availability of sum of fruit as well as product of fruits, इसलिए मैं C and D के बारे में प्लान कर रहा हूँ यहाँ। कैसे सोचा, कैसे क्या सोचेंगे, हमें सोचना है। तो वी आर नाउ इन क्लास 12th, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सी एंड डी सोचना तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। ये कहाँ से आया, तो ये कोई क्वेश्चन बनता नहीं है ना। सो इट इज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, क्योंकि जब अल्फा 1 सीधी सी बात है, सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल है, तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 में कहाँ दिक्कत है। दैट कैन बी रिटन एज रूट ओवर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा 1 अल्फा 2। बहुत खास बात तो नहीं हुई है, राइट। एंड लाइकवाइज बीटा 1 माइनस बीटा 2 अगर मुझे लिखना है, दैट विल बी रूट ओवर बीटा 1 प्लस बीटा 2 होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा 1 बीटा 2, राइट। सो हाउ टू सॉल्व, टाइम दिया था आपको मैंने, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, दैट वैल्यू इज ऑलरेडी available with you, minus of b by a divided by alpha 1 minus alpha 2 root over alpha 1 plus alpha 2 whole square b square by a square minus of 4 and alpha 1 alpha 2 is c by a is equals to beta 1 plus beta 2, which is sum of roots here, which is minus of q by p divided by root over q square by p square minus of 4 times r by p, right। हो गया सॉल्व, अब क्या दिक्कत है। ये माइनस साइन का कैंसिलेशन होगा, दिस इज a, इफ यू टेक द एलसीएम हियर b divided by root over b square minus 4ac, because square root of a square will be a, कैंसिल होगा। q divided by root over q square minus 4pr, p भी कैंसिल होगा, स्क्वायरिंग कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिजल्ट आएगा। ओनली पॉइंट हियर इज डिटर्मिनेंट्स का क्या यूज हुआ है यहाँ पर, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लैंग्वेज में लिखा, आपको आइडिया था, डिटर्मिनेंट 0 किया एंड देन इट वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक, राइट। नाउ यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स we have to solve the system of equation, which is the non-homogeneous system of equation. So value of the determinant will be checking first, that will be 1 1 1 1 2 4 and 1 3 9। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। व्हाट दैट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, 2 0 बनाना चाहें तो बहुत आसानी से बनते हैं। 1 1 1 इज देयर, 1 1 1 इज देयर, डायरेक्टली बात करना चाहेंगे। व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इट इज कमिंग एज 2, डायरेक्ट लिखना चाहेंगे अब हम। इट इज कमिंग एज 2 विच इज नॉन जीरो। नॉन जीरो अगर आता है या तो यूनिक सोल्यूशन डायरेक्ट, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है, इन दैट केस विल बी लुकिंग फॉर नो सॉल्यूशन और फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बट इट इज क्लियरली ए केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। देन डिटर्मिनेंट x 3 4 6
124 and 139. What is that value of the determinant x? 4. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, क्योंकि अब ये बहुत सिंपल सा डिटर्मिनेंट है जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, करना ही होगा. डिटर्मिनेंट y विच इज 1 1 1 3 4 6 and 139. What is that value of determinant y? 2. और determinant z which is 1 1 1 1 2 4 and 3 4 6. What is that value of determinant z? 0. But all of you are getting the same result. ये बहुत ज़रूरी है, मतलब ये सिंपल से डिटर्मिनेंट्स को अभी फिलहाल आप एक्सपेंशन लगा के सॉल्व करें या एक्सपेंशन की भी कहाँ बात है, मुझे लगता है कि 2 जीरो बड़ी आसानी से बन जाते हैं. डिपेंड्स किस एग्जाम में आप कैसे लिख रहे हैं, आपको सब समझा दिया गया है. तो वैल्यू ऑफ एक्स इज क्लियरली डिटर्मिनेंट एक्स divided by the determinant which is 4 by 2 which is 2. Y that will be equals to determinant y divided by determinant that will be equals to 2 by 2 which is 1, and likewise z determinant z divided by the determinant, and that is nothing but 0, and you are getting that result easily. ठीक. So in the previous class I have given this exam which this example that was there in the JEE exam. मैंने आपको कुछ हिंट भी दिया था, कोशिश किया था हमने लगे, फिर मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिया था. अगर हम इस 1 को log x विद बेस x, 1 को log y विद बेस y और 1 को log z विद बेस z लिखते हैं, एंड इफ वी अप्लाई द कॉलम ऑपरेशन, जो एक परेशानी एक जगह जहाँ आती है हमें, दैट वी आर गेटिंग log x y z तो बनता है लेकिन अलग अलग बेस के साथ में बनता है. तो अलग अलग बेस के साथ में बनता है तो बेस चेंज करना पड़ेगा, उसके बिना बात बनती नहीं. ये बात भी तय, इतना शायद आपने सोचा होगा उतनी हिंट के बाद में. एक काम और कर सकते हैं, बेस तो हमें चेंज करना ही है, देख लीजिएगा. 1 log y बाय log x. आप तब भी अगर आप बेस चेंज कर लीजिए, अगर आपने कॉलम वाइज एडिशन जो कहा था, तो log x y z विद बेस x, log x y z विद बेस y, log x y z विद बेस z, और वहां पे बेस चेंज कर लें. बोले सर क्या बेस बना लें, वेदर यू कैन मेक द बेस इज 10 बेस और ई बेस, कुछ भी एक बेस बना लीजिए. फिलहाल ये 10 बेस पे समझ लीजिए. कुछ नहीं लिखा है तो कॉमन लॉग, ठीक. बेस 10 में चेंज कर लिया था, समझ लीजिए कॉमन लॉग में ले आए. log x बाय, इतना बहुत कंफर्टेबल है आप अभी. बहुत ही सिंपल सा कार्यक्रम होने वाला है अगर आपको दिखता है तो. इफ यू टेक, या ये कह दीजिए कि log x से मल्टीप्लाई किया आपने रो नंबर 1 में, log y से मल्टीप्लाई किया रो नंबर 2 में, और log z से मल्टीप्लाई किया रो नंबर 3 में. ठीक. या ऐसा बोल दीजिए कि रो नंबर 1 से log x 1 बाय log x, रो नंबर 2 से 1 बाय log y, और रो नंबर 3 से 1 बाय log z आपने कॉमन लिया. से होगा log x, log y, log z, log x. This is y. बात तो यहीं पे खत्म हो जाती है. इनफैक्ट जीरो ही लिखना, बाकी और क्या लिखना है. बट आईआईटी का सवाल है. So after the discussion about the determinants, we'll be again coming back to the matrices, and now we'll be discussing about the cofactor matrix, adjoint matrix,
inverse matrix and properties based on that, and using the inverse will be solving the again the system of equation, non homogeneous system of equation as well as homogeneous system of equation, जो कि ऑलरेडी हमने किया यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स, लेकिन वो आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो सॉल्यूशंस हैं वो चेंज नहीं होने वाले, जो टर्म्स हैं दोज रिमेन सेम, प्रोसीजर भी काफी हद तक सेम ही रहेगी, ठीक है ना. So before of that we discuss about the cofactor matrix. Cofactor matrix. Let's say there is a 2 by 2 matrix and elements of those that 2 by 2 matrix is, that's the matrix. A matrix is there. 2 by 2 का एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22. And if I say cofactor matrix of A, cofactor of A, तो cofactor जो टर्म समझ में आती है, we have discussed during the discussion of the determinants, minors and cofactors. Cofactors we are writing along with sign. कोफैक्टर ऑफ A11, व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ A11? कोफैक्टर मैट्रिक्स का सीधा सा मतलब ये होगा कि वॉट एवर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स यू आर गोइंग टू राइट द कोफैक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू दोज एलिमेंट्स. सो A11 का अगर आप कोफैक्टर लिखोगे तो A11 का कोफैक्टर, उस रो कॉलम को हाइड किया आपने, A22 एंड क्लियरली विथ प्लस साइन. फॉर A12 A21 but with minus sign. Corresponding for cofactor for A21, this is A12 with minus sign, and for A22 it is A1. Yes, that is nothing but the cofactor. Elements और उनके cofactors लिख दिए गए. कई बार छोटा सा 2 by 2 का मैट्रिक्स आता है और उसका एडजॉइंट निकालने को या कोफैक्टर को पूछ लिया जाता है. एक नंबर का जो सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है और बच्चे वो भी गलत करके आते हैं. कॉल इफ इट इज 1 0 3 minus 2 and we have to write the cofactor matrix of that. ये 2 by 2 का मैट्रिक्स लिया और इसका कोफैक्टर अगर हम लिख रहे हैं, फॉर दिस 1 द कोफैक्टर इज -2, फॉर दिस 0 दिस इज 3 विथ माइनस साइन -3. बोले 0 का तो 0 ही होगा ऐसा मत करना, मतलब ऐसे. दिस इज 3 के लिए 0, फॉर -2 इट इज 1. So this is cofactor matrix. और cofactor matrix के बाद में एक टर्म होती है that is known to be the adjoint of A, adjoint matrix. Adjoint matrix जो होता है that is nothing but the transpose of the cofactor matrix. cofactor matrix और cofactor matrix का अगर आप transpose लेते हैं, if you take the transpose of ना, that is nothing but the transpose of the cofactor matrix. So transpose of cofactor matrix, that would be A22 minus of A21 minus of A12 A11. ट्रांसपोज का मतलब आप जानते हैं, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया गया. Likewise, if you have to write the adjoint of A, that is nothing but -2 -3 0 1, that is the adjoint matrix. ये adjoint matrix होगा, right? तो कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड देन एडजॉइंट मैट्रिक्स ये इसलिए रिक्वायर्ड है. इसी के बाद में हम डिस्कशन कर पाएंगे अबाउट द इनवर्स मैट्रिक्स. ए इनवर्स की बात तभी कर पाएंगे. दैट इज अबाउट द कोफैक्टर एंड ट्रांसपोज. एंड नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द 3 by 3 मैट्रिक्स एंड विल बी राइटिंग द कोफैक्टर एज वेल एज ट्रांसपोज फॉर दैट.
cofactor as well as transpose of that cofactor which is adjoint. Now a 3 by 3 matrix is given to you. और 3 by 3 matrix में you have to find out the adjoint matrix of A. You have to find out adjoint of A. और adjoint find out करना है तो for that first we'll have to find out the cofactor matrix. हमें cofactor matrix find out करना होगा. देखिएगा डायरेक्टली भी अब हम कोफैक्टर्स लिख सकते हैं या लिखना चाहिए अब हमें, क्योंकि हमने काफी डिटर्मिनेंट्स जब देखा है. तो कोफैक्टर ऑफ ए, वन जीरो वन, 1 2 -3, 2 -1 -2. सो 1 के लिए जब आप कोफैक्टर लिख रहे हैं तो उस रो कॉलम को हाइड करते हुए या डिलीट करते हुए जो 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ रहा है that will be -4 and -3. That will be -4 and -3 -7. ठीक. First element with plus sign. The second one is going to be with minus sign. -1 raised to power I plus j. System is plus minus plus minus plus minus and plus minus plus again. For this 0, the cofactor is रो कॉलम को हाइड किया आपने. 1 into -2 which is -2 plus 6, -2 plus 6 4, but with minus sign. समझ पा रहे हैं ना? कोफैक्टर तो बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा एक भी सिंगल एलिमेंट भी अगर आपका गलत आया तो you'll be getting the adjoint matrix incorrectly, और adjoint अगर गलत आएगा तो you'll be getting the inverse incorrectly, और inverse अगर गलत आएगा तो simultaneous equation में जब x y z की वैल्यूज पूछी जाएगी वो गलत आ जाएगा. For this one it is -1 and -4 -5. और ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी उतना कंफर्टेबल आप होते जाओगे, ये भी ध्यान रखने वाली बात है. फॉर दिस वन इट इज 0 plus 1 बट विथ माइनस साइन. हर कोई चेक करते जाइए. फॉर दिस 2 इट इज -2 -2 -4, राइट. फॉर दिस -3 the cofactor is -1, right, but with minus sign. कुछ गड़बड़? For this element, okay, कहीं चेक करना देख लेते हैं. For this element रो कॉलम को हाइड किया आपने. This is -2 and then again -2, right. तो -4, और इसके लिए जो साइन की बात आएगी दिस इज माइनस प्लस. ठीक तो है? सही है. ओके. हाँ, आप मुझे भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई रटा हुआ थोड़ी ना होता. तो चेक करते आना. आपको क्या पता उसके थ्रू आप ज़्यादा अच्छे ढंग से सीख जाएं कि सर की गलतियां निकाल लें, तो उसमें ज़्यादा अच्छा कभी कुछ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं. आपको आ जाना चाहिए, बस ये पॉइंट. -2 फॉर दिस -1. बोर्ड एग्जाम में अब आता है तो आप लिख सकते हैं उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हर का अलग अलग लिख के बता सकते हैं. डिपेंड्स अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम, एंड इफ इट इज ऑफ 6 मार्क्स लिख सकते हैं आप, लिख देना चाहिए. मतलब हर इंडिविजुअल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग यू कैन राइट द कोफैक्टर. जैसे अब मैं लिख रहा हूँ कोफैक्टर ऑफ -1, तो ये दीज आर द एलिमेंट्स. कोफैक्टर आप लिख रहे हैं किस किस का? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. इंडिविजुअल लिख दीजिए आप, उसमें एरर और कम होगी तो टाइम बचेगा. टाइम तो लगेगा लेकिन एरर और मिनिमाइज हो जाएगी. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना सब कुछ इंडिविजुअल कहाँ लिख के देखोगे? आपके पास कोई टाइम नहीं होगा, डायरेक्ट आपको लिखना रहेगा. व्हाट अबाउट -1 एंड -2? कैन यू टेल मी दैट प्लीज? 4 and 2. ओके, दैट इज अबाउट द कोफैक्टर मैट्रिक्स. फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड फॉर 6 मार्क क्वेश्चन यू कैन राइट द कोफैक्टर्स फॉर द इंडिविजुअल एलिमेंट्स. अलग अलग आप लिख दीजिए कि कोफैक्टर ऑफ A11 है ना, विच इज
1 ईयर इज इक्वल्स टू A11 क्या है, A11 की वैल्यू 1 है, तो कोफैक्टर क्या होगा, -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 2 - 3 -1 and -2, दैट्स हाउ यू कैन राइट। तो कोफैक्टर ऑफ A11 डायरेक्टली A11 ही लिखे हम तो बेहतर होगा, A11 का कोफैक्टर डायरेक्टली। ठीक है, क्या हो गया, this is the cofactor, and then if I to write adjoint matrix, adjoint of A, तो adjoint अगर मैं लिखूंगा तो adjoint is nothing but the transpose of the cofactor, -7 -4 -5 -7 -4 -5 रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज किया गया, -1 -4 1 -2 4 and 2, that is nothing but the adjoint matrix। ठीक है, हाँ यस, बोले सर ये आपने नहीं करवाया तब बता ही दो आप, चलो। और दिस -2, इस -2 के लिए आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर लें, दिस इज 2 -0, दिस इज 2। मेरे को लगा थोड़ी सी मेहनत बचा लेता हूं, लेकिन तूने कहा नहीं करो सर आप। ट्रांसपोज ऑफ दैट कोफैक्टर विल बिकम एडजॉइंट। ठीक है, नाउ वी डिस्कस वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, and in fact most important result you can say, because of that result we are going to derive the condition formula to find out inverse of a matrix, and based on that derivation which we are going to discuss just now, we are going to discuss many formulas based on that which is required for competitive exams, बहुत ज़रूरी। और हम डायरेक्टली डेरिवेशन से बात कर रहे हैं, डेरिवेशन के साथ में बात कर रहे हैं। so there is a matrix, A matrix, and I am taking the general elements of that matrix, square matrix, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। so these are the elements present in a 3 by 3 matrix, square matrix में ही बात होगी। so A matrix is there, 3 by 3 matrix is there, and if I to write the cofactor matrix, इसका cofactor लिख देते हैं, cofactor of A, cofactor of A क्लियर है आपको कि हाउ टू राइट द कोफैक्टर, और यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर लिखना होगा, कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहा हूँ A11, एंड दिस कैपिटल लेटर A11 इज डिनोटिंग द कोफैक्टर ऑफ A11, so it is A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, that is nothing but the cofactor matrix। ठीक, और कोफैक्टर का ट्रांसपोज जब लेते हैं विल बी गेटिंग द एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, दैट इज द एडजॉइंट ट्रांसपोज ऑफ दैट, ऑलरेडी आप समझ गए इस बात को। अब यहां पर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इफ आई टेक द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स से, ए मैट्रिक्स एंड ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विथ एडजॉइंट मैट्रिक्स। Matrix multiplication is always done in row to column manner. Determinants के केस में it can be multiplied
in row to row or row to column. The reason is rows and columns are interchangeable in case of determinants, but यहाँ पर हम row to column multiplication करेंगे. देखिएगा, elements of row number 1 is getting multiplied with the column number 1 of adjoint matrix, right? लिखता हूं मैं यहाँ पर, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं पूरा. Row to column multiplication. Then row number 1 is getting multiplied to the column number 2. A12, sorry, row number 2, A21, and it is column number 2 there. Sorry, रो नंबर 1 के एलिमेंट्स को हमने लिया है, रो नंबर 1 के एलिमेंट्स को कॉलम नंबर 1 और फिर कॉलम नंबर 2 और फिर कॉलम नंबर 3. सो आई विल बी टेकिंग A11, A21 प्लस A12, A22 and A13, A23. दैट इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. ठीक है, लाइकवाइज थर्ड एलिमेंट लिखने वाला हूं मैं. तो लाइकवाइज जब थर्ड एलिमेंट लिखूंगा मैं, थर्ड एलिमेंट इधर लिख रहा हूं मैं, A11, A31 प्लस A12, A32 and then A13, A33. बोले सर कितना 9 एलिमेंट्स लिखना होंगे, तो ठीक बात है, रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन किया, दैट्स फाइन. एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. और ये बात जो डिटर्मिनेंट के समय आपने सीखी थी, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ रो नंबर 1. A11, A12, A13, दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ रो नंबर 1. ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात. रो नंबर 1 के एलिमेंट्स को रो नंबर 1 के कोफैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट जब स्टार्ट किया था, वी हैव डिस्कस विद दैट ओनली. रो नंबर 1 के एलिमेंट्स एंड व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड विद द रो एलिमेंट्स ऑफ या कोफैक्टर्स ऑफ रो नंबर 1, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. रो नंबर 1 के एलिमेंट्स देखें और बोर्ड पे ध्यान से देखें, A21, A22, A23, A21, A22, A23, these are nothing but the cofactors of रो नंबर 2. रो नंबर 1 के एलिमेंट्स और रो नंबर 1 के एलिमेंट्स को अगर आप कोफैक्टर्स ऑफ रो नंबर 2 से मल्टीप्लाई करते हो, वी गेटिंग 0. सोते में नहीं जगते में देखो बिल्कुल अजीत, क्योंकि ये बेसिक गले नहीं उतरेगी, बात समझ में नहीं आएगा. रो नंबर 1 and when it is multiplied to the column number 3, तो रो नंबर 1 के एलिमेंट्स बट कोफैक्टर्स ऑफ कॉलम नंबर, सॉरी, रो नंबर 1 के एलिमेंट्स और कोफैक्टर्स ऑफ रो नंबर 3, 0. आपने क्या किया है, द मैट्रिक्स इज गिवन टू यू, दैट इज नथिंग बट द कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड इट इज नथिंग बट द एडजॉइंट मैट्रिक्स. व्हेन वी हैव डिस्कस डिटर्मिनेंट्स, बहुत ही ढंग से आपको ध्यान होगा. आई हैव गिवन यू द रिजल्ट. एलिमेंट्स, भाई हम एक्सपेंशन किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, बट द ओनली पॉइंट इज रो नंबर 1 के एलिमेंट्स ले रहे हैं तो यू विल हैव टू अप्लाई द कोफैक्टर्स ऑफ रो नंबर 1 ओनली, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. कॉलम नंबर 1 ले रहे हैं तो कॉलम नंबर 1 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. बट इफ यू आर टेकिंग द एलिमेंट्स ऑफ रो नंबर 1, लेकिन कोफैक्टर 2 या 3 के लगा दोगे, 0 मिलेगा. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. एंड आई रिक्वेस्ट एनीबडी ऑफ यू, जो आप क्लास अगर मिस कर देते हैं तो यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द
रिकवरी ऑफ दैट यू शुड टेक, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्लिप हो जाती है, 2-2.5 घंटे का जो टाइम होता है काफी कुछ पढ़ा दिया जाता है. And whenever you are taking the recovery, it is again a sincere advice that you should take the recovery very seriously. रिकवरी को मजाक मत बनाइएगा. Many times I have seen कि आप लोग बहुत मतलब जिस ढंग से लेते हो, क्योंकि I am there in front of you या in back side of you. हाँ, फ्रंट में भी होता हूँ, बैक में भी होता हूँ, दोनों साइड से हूँ ना. फ्रंट में तो मेरा वीडियो चल रहा होता है, वो आप देखे नहीं देखे बात अलग है, लेकिन इधर भी मैं कहीं ना कहीं रहता ही हूँ, या मैं नहीं हूं तो मेरा प्रतिनिधि कोई न कोई रहता है. बोथ द केसेस तो समझ में आता है कि कौन क्या कर रहा है. तो इट्स अ सिंसियर एडवाइस टू यू, इट इज अ एडवाइस है ना, इट्स अगेन अप टू यू. सो इफ यू आर टेकिंग रो नंबर 2 एंड इफ यू आर अप्लाइंग द कोफैक्टर्स ऑफ रो नंबर 2, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. बट रो नंबर 2 के साथ में कोफैक्टर्स आप रो नंबर 1 या रो नंबर 3 के अप्लाई करोगे, यू विल बी गेटिंग 0. ठीक है ना. द सेम इज हैपनिंग हियर. रो नंबर 1 मल्टीप्लाइड विद दिस एलिमेंट्स ऑफ कॉलम नंबर 1, बट कॉलम नंबर 1 क्या है? एलिमेंट्स ऑफ या कोफैक्टर से रो नंबर 1 की डिटर्मिनेंट मिलेगा. रो नंबर 1 और ये कोफैक्टर्स हैं रो नंबर 2 के 0. रो नंबर 1 कोफैक्टर्स ऑफ रो नंबर 3 0. अब आप जब सेकेंड रो के एलिमेंट्स लेते हैं, बोर्ड पे देखिए प्लीज, सेकेंड रो के एलिमेंट्स, कॉलम रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगा जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप. तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड टू द कोफैक्टर्स ऑफ रो नंबर 1 0. रो नंबर 2 एलिमेंट्स ऑफ या कोफैक्टर्स ऑफ रो नंबर 2, तो रो नंबर 2 के साथ में रो नंबर 2 के कोफैक्टर्स लगाओगे, डिटर्मिनेंट. रो नंबर 2 कोफैक्टर्स ऑफ रो नंबर 3 0. Right? The same is happening for the third row also. Third row, but cofactors of row number 1 0. Third row cofactors of row number 2 0. And third row and cofactors of row number 3, that will be determinant. और ये बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम डिराइव कर रहे हैं यहाँ पर. एंड बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सो मेनी रिजल्ट्स बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट एज वेल एज इनवर्स. सो व्हाट वी आर गेटिंग A into adjoint of A is nothing but determinant of A into a unit matrix. If I take determinant of A common out of that, I will be getting 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So A into adjoint of A is nothing but determinant of A into a unit matrix. That's the important result. At the same time, A into adjoint of A, जैसे मैंने प्रूव किया, even if you go for adjoint of A, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, बट इन केस ऑफ a single matrix, A matrix is given to you. If square matrix की बात होगी, जो भी डिस्कशन हो रहा है, that is there for square matrix. The cofactor matrix, adjoint matrix, all these discussion is there only for square matrix. So A into adjoint of A या फिर adjoint of A into A, these two results are same, and that is nothing but value of determinant A into a unit matrix, right? And that is the derivation. and उस derivation के लिए मैंने क्या किया, I have taken a 3 by 3 matrix, 3 by 3 का मैट्रिक्स लिया और 3 by 3 के मैट्रिक्स को लेके हमने डेरिवेशन किया. A मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, और उसको सॉल्व किया हमने, राइट? So the result which we have derived is clearly for a square matrix. A into adjoint of A, which is nothing but, or you write adjoint of A into A, and that is nothing but, both are same here, determinant of A into a unit matrix. ये ध्यान रखिएगा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो रिजल्टेंट एक डिटर्मिनेंट नहीं आएगा. दो मैट्रिक्स का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी अ मैट्रिक्स ओनली. तो A into adjoint of A is a matrix. And that matrix is what? Unit matrix, which is multiplied to the value of determinant. Unit matrix है जो कि determinant of A के एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन है. डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 है तो 10 से मल्टीप्लिकेशन है. अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, एंड दैट इज कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ A.
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के इनवर्स की बात की जाती है। देखो इनवर्स से मतलब क्या हुआ, इनवर्स किसे कहेंगे आप, और जो अब तक आपने अगर कहीं फॉर्मूला पढ़ा है तो वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हो गया, दैट डेरिवेशन, वो डेरिवेशन आपको समझ में आएगा आसानी से। कई बार बच्चे ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, और आप सब कुछ क्यों होता है तो जवाब नहीं है आपके पास, शुरुआत से ही जवाब रहेगा कि क्यों होता है। देखिएगा इनवर्स मैट्रिक्स या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है तो इनवर्स कहेंगे किसको, देखो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ इट इज मल्टीप्लाइड विद एनी अदर मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर का होगा तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो ए मैट्रिक्स विच इज मल्टीप्लाइड विद सम बी मैट्रिक्स, एंड इफ आई एम गेटिंग अ यूनिट मैट्रिक्स, A matrix is there which is a square matrix and that square matrix is getting multiplied with B, same order का होना चाहिए तभी matrix multiplication possible है। तो A matrix when getting multiplied with B matrix, and if you are getting a unit matrix, then B matrix, जो B matrix है, B matrix is nothing but inverse of A, और जो इनवर्स ऑफ ए उसे ए इनवर्स करके डिनोट किया जाता है ना। तो बी मैट्रिक्स इज नथिंग बट द ए इनवर्स। बोले सर ये प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ये बात है यहां पर कि ए बी इज आई या बी ए बी करोगे दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आई। इनफैक्ट द पॉइंट इज ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए, that will be a unit matrix, वो एक unit matrix होगा। Now how to get the formula to find out A inverse, A inverse का फॉर्मूला कैसे लिखा जाए, तो A inverse के लिए जो डेरिवेशन आपके सामने है, A into adjoint of A is equals to determinant of A into a unit matrix। दोस्तों A is a square matrix, right? Adjoint of A क्या है, तो adjoint of A is again going to be a square matrix of the same order 3/3। A मैट्रिक्स के एलिमेंट है, अभी लिखा ही तो था हमने, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स व्हाइल टेकिंग द कोफैक्टर एंड ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर। ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू अ यूनिट मैट्रिक्स, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज अ यूनिट मैट्रिक्स, राइट? लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ए स्केलर वैल्यू 5, 10, 15, -2, -5 वॉट एवर, डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। समझ रहे हैं क्या? ध्यान से अगर देखें, ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट विल बी अ यूनिट मैट्रिक्स। जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस्ड AB is coming as I. A is a square matrix when it is getting multiplied with B matrix, and if you are getting a unit matrix, हम जरूर कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, B is the inverse of that. This is nothing but the B matrix. समझ रहे हो क्या? A matrix when getting multiplied with the second matrix which is adjoint of A divided by determinant of A, you are getting a unit matrix. और आप जरूर conclude करिए, A inverse is nothing but here adjoint of A divided by determinant of, और ये रिजल्ट होता है, ये होता है फॉर्मूला टू फाइंड आउट A इनवर्स, और A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो आप ये तो सीखोगे एडजॉइंट ऑफ A और हाउ टू कैलकुलेट एडजॉइंट कोफैक्टर एंड ट्रांसपोज ऑफ दैट कोफैक्टर, दैट विल बी एडजॉइंट। और एडजॉइंट मैट्रिक्स को अगर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड करोगे, यू विल बी गेटिंग A इनवर्स। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जब बात आती है तो दैट एलिमेंट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड इन ईच ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज द फॉर्मूला। और एक और बात ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का इनवर्स केवल तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज
नॉट इक्वल टू जीरो। जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तभी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट जीरो होने पे वो अनडिफाइंड कर देगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इनवर्स का एग्जिस्टेंस केवल तभी होगा जब डिटर्मिनेंट ए जीरो है। और ये ध्यान रखिएगा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज कमिंग एज जीरो तब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, देन मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर दैट मीन्स डिटर्मिनेंट इज कमिंग एज जीरो। और डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो होता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। दीज आर द टर्म्स जो आपके सामने आएंगी, देन यू मस्ट बी कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग दोज टर्म्स, नॉन सिंगुलर। राइट, एंड दैट्स हाउ यू हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला टू फाइंड आउट इनवर्स। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कोई पूछे बनता नहीं है, बट द डेरिवेशन इज क्लियरली थ्रू the result a into adjoint of a or adjoint of a into a, that is determinant of a into a unit matrix. That's the square matrix been given to you, 1 1 1 1 2 3 1 4 9, and we have to find out a inverse here. So a inverse find out करना है, before of that we just calculate the determinant of a. What is the a inverse? And for that we'll be calculating determinant of a. Determinant calculate करना है तो यूजिंग कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन किया जा सकता है। ऑलरेडी 1 1 1 इज देयर, 1 1 1 इज देयर, सो आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डायरेक्टली। व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट? 2। एंड नाउ कोफैक्टर ऑफ ए। और बाद में मैंने आपसे कहा कि आप जैसे ही थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं, यू कैन डायरेक्टली टेक द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर और डायरेक्टली आप एडजॉइंट लिख दें। कोफैक्टर ऑफ ए, और जब कोफैक्टर लिखने की बात आती है, नाउ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल, अलोंग विद साइन यू हैव टू राइट दैट फॉर दिस वन 18 minus 12 6, for this one 9 minus 3 6, but with minus sign. For this one it is 4 minus 2 2, right? For the second for the element present in the row number 2, column number 1, A21, that will be with minus sign, and it is 9 minus 4, which is 5, but with minus sign, minus 5 would be there. For these two, रो कॉलम हाइड किया, रो कॉलम डिलीट किया, जिस रो या कॉलम में एलिमेंट प्रेजेंट है 9 minus 1 8, and now for this 3 के लिए क्या होने वाला, 3 के लिए it is going to be 4 minus 1 3, but with minus sign which is minus 3. चेक करते जाइएगा, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल होना जरूरी है। एक भी एलिमेंट हम नहीं चाहते एक सिंगल एलिमेंट भी गलत आए, वो रिस्क नहीं ले पाएंगे आप। दिस इज 3 minus 2 1, चेक कर लीजिएगा, 3 minus 2 1, for this 1 it is 3 minus 1 which is 2, and with minus sign, and 2 minus 1 that is 1. चेक करिए प्लीज सारे एलिमेंट्स, ऑल द 9 एलिमेंट्स। एक भी एलिमेंट गलत हुआ तो आपको बहुत दिक्कत में ला देगा वो। तो ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, चेक कर लीजिए प्लीज। And to find out the A inverse, first we'll be finding out the adjoint. 6 minus 6 2, minus 5 8 minus 3, and 1 minus 2 1. Right, adjoint matrix. And A inverse, adjoint of A divided by the determinant of A, that means adjoint A, that's a matrix there, divide करोगे determinant से, determinant की value that is 2 there, you'll have to take care that all the elements are getting divided by 2, सारे elements में 2 से division होगा। it is 3 minus 5 by 2 1 by 2 minus 3 4 minus 1 1
-3/2 and half. Check करिए whether you have written the same result or not. That is the A inverse. Now there are two matrices A as well as B. Both are of order 2/2, and you have to find out B inverse A inverse. So B inverse A inverse find out करना. That means first we have to find out inverse of both the matrix. A matrix के लिए बात कर लें. Determinant of A 2/2 का मैट्रिक्स है 4 + 6 10. Cofactor and co-transpose of that. Cofactor is, ये बोर्ड एग्जाम में मैंने कहा ना 1 मार्क की कैटेगरी में आ सकता है बिल्कुल. कोफैक्टर में या ट्रांसपोज एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करें या इनवर्स फाइंड आउट करें फॉर 2/2 मैट्रिक्स आता ही है इनफैक्ट. लेकिन उसमें भी कई बार बच्चे गलत कर पाते हैं, वो बहुत दिक्कत वाली बात है. कोफैक्टर ऑफ ए सी करके भी डिनोट कर सकते हैं आप. दैट इज सिंपली 2 3 -2 and 2. An adjoint 2 3 -2 and 2, right? Adjoint of A divided by the determinant, that you will be getting the inverse. Discussion नहीं. What about the value of determinant B? 1. नॉन जीरो ना, अगर जीरो अगर हो जाता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा उस केस में. If value of the determinant becomes 0, in that case it will become a singular matrix. In that case inverse of that matrix does not exist. So cofactor of B, that will be 0 -1 के करस्पॉन्डिंग, 1 के लिए 1 0. Adjoint 0 -1 1 0, right? A inverse B inverse A inverse find out करना है. तो as far as B inverse is concerned, adjoint of B divided by determinant of B, value of the determinant of B is 1 0 1 -1 0. A inverse is adjoint of A divided by determinant of A, right? But at the same time A inverse find out करना है तो you are going to divide all the elements present in that matrix by 10. उसको 10 से डिवाइड कर दें. But you want to find out B inverse A inverse, तो B inverse A inverse find out करना है तो unnecessarily क्यों हम उसको 10 से डिवाइड करें. Are you getting this? मैं डायरेक्टली उसको, जब B inverse A inverse find out करना है तो B inverse A inverse is what? Adjoint of B divided by determinant of B, और adjoint of A divided by determinant of A. तो आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ B की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 10, लेट इट बी 10 एज इट इज, 1/10 बाहर आ जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ B विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, एडजॉइंट ऑफ A, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, और फाइनली 1/10 वुड बी देयर आउटसाइड ऑफ दैट. और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डन इन रो टू कॉलम मैनर, वो तो आप कर ही सकते हैं. हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ 2/2 मैट्रिक्स से क्लियर है आपको, 3/3 का भी क्लियर है, राइट? लेटर ऑन यू आर गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी के थ्रू आप क्या करेंगे पता है, सुनिएगा ध्यान से. ये B इनवर्स A इनवर्स हमने फाइंड आउट किया, और इस B इनवर्स A इनवर्स के लिए क्या करना हुआ हमें, B इनवर्स A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले आपने B का इनवर्स फाइंड आउट किया, फिर A इनवर्स फाइंड आउट किया, फिर दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे और तब रिजल्ट आ रहा है आपका. बट इनफैक्ट we'll be discussing the property and deriving that property, and that property is AB inverse is B inverse A inverse. So B inverse A inverse अगर आपको find out करना है तो आप क्या करेंगे, instead of solving like that
बी इनवर्स ए इनवर्स कैन बी रिटर्न एज ए बी इनवर्स, दैट्स अ प्रॉपर्टी जो हम डिराइव करेंगे. आप ए इंटू बी करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड यू आर गोइंग टू टेक द इनवर्स ऑफ दैट. वैसा भी किया जा सकता है, विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास.